हेलो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं माइनर लॉ के फोर्थ पार्ट को। इस पेपर के फोर्थ पार्ट में सुप्रीम कोर्ट रूल से क्वेश्चन आता है। ये पार्ट आपके केस मटेरियल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन शुरुआत में कई सारे बैरेक्ट्स में इस बैरेक्ट को पढ़ने के लिए भी कहा गया है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखने के बाद हमने 3 टॉपिक्स इसमें चूज़ किया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर साल रिपीट होता है। पहला है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग स्पेशल लीव पिटिशन। दूसरा, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा रही एप्लीकेशन का प्रोसीजर। इसमें पर्टिकुलर किसी रिट का प्रोसीजर के बारे में भी पूछा जा सकता है। और तीसरा है प्रोसीजर फॉर गेटिंग द प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर्ड। चलिए अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है स्पेशल लीव पिटिशन। एसएलपी का जिक्र हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 में हमें मिलता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो अपने डिस्क्रिप्शन पर किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा दिए गए जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस या ऑर्डर के अगेंस्ट स्पेशल लीव टू अपील ग्रांट कर सकती है। लेकिन ये पावर उन कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल पर अप्लाई नहीं होती जो आर्म्ड फोर्सेस लॉज के अंडर बनाए गए हो। इसके बाद हम इस पिटिशन को फाइल करने का सिविल प्रोसीजर बताएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऑर्डर 21 में दिया गया है। इसे हम समझेंगे भी और ट्रिक से याद भी करेंगे। रूल 1 में 60-90 का रूल बताया गया है, यानी कि अगर हाई कोर्ट अपील करने का सर्टिफिकेट देने से मना कर दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील इस रिजेक्शन के 60 डेज के अंदर फाइल करनी चाहिए, और अदर केसेस में ये पिटिशन 90 डेज में फाइल होना ज़रूरी है। दूसरा रूल है एफिडेविट नॉट ऑर्डर। इसमें अगर हाई कोर्ट का रिफ्यूजल ऑर्डर आपको नहीं मिला तो एक्चुअल ऑर्डर की जगह आपको एक एफिडेविट देना होगा। उसमें आपको जजमेंट की डेट और अपील करने की वजह बतानी होगी, यानी कि एफिडेविट देना होगा इफ़ यू डिडंट गेट रिफ्यूजल ऑर्डर। रूल 3 फॉर्म फैक्ट्स फाइल्स, यानी कि एसएलपी एक फॉर्मेट में फाइल करनी होती है, जो कि आर्टिकल 136 के फॉर्म नंबर 18 में दिया गया है। एसएलपी फाइल करते समय कोर्ट को सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना ज़रूरी होता है, जैसे कि आपने लोअर कोर्ट्स में क्या कहा और क्या हुआ, हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, आपको किस बात से ग्रीवांस है और कौन सा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है इत्यादि। एसएलपी फाइल करने के लिए जजमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज, इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, रेलिवेंट लॉज और एफिडेविट लगाना ज़रूरी है। और अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट एसएलपी में लगा रहे हो जो कि लोअर कोर्ट में नहीं लगाया गया था, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि वो पहले क्यों नहीं लगाया और अब क्यों लगाया जा रहा है। अगर आपने पहले इसी मामले में एसएलपी डाली थी तो उसकी जानकारी भी आपको देना ज़रूरी है। अगर एसएलपी में कोर्ट नोटिस इशू करती है तो उस नोटिस को रेस्पोंडेंट तक पहुंचाना पिटिशनर की जिम्मेदारी होती है। अब हम रूल 5 को बताएंगे। रूल 5 है नो सर्टी राइट इट, यानी कि पिटिशन के साथ सिर्फ सर्टिफाइड कॉपीज देना ज़रूरी है। अगर कोई अनसर्टिफाइड कॉपीज लगाई जा रही है तो इसके बारे में रिटन डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। रूल 6 1 एक्स्ट्रा या 3 सेट्स, यानी कि एसएलपी फाइल करते समय एक एक्स्ट्रा कॉपी देनी होती है। लेकिन अगर आपने गलती से गलत एसएलपी फाइल की और दोबारा ठीक करके फाइल करते हो तो 3 सेट्स देने होंगे, 1 ओरिजिनल प्लस 2 एक्स्ट्रा, और एक डिक्लेरेशन भी देना होगा कि सारी कॉपी सही है। और रूल 8 है डेथ और स्टेटस चेंज, यानी कि अगर एसएलपी फाइल करने के बाद लेकिन हियरिंग से पहले किसी पार्टी की डेथ हो जाए या उसका स्टेटस चेंज हो जाए तो कोर्ट को एक एप्लीकेशन के थ्रू इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। रूल 9 केवियट मिसिंग, यानी कि अगर रेस्पोंडेंट कोर्ट को केवियट नहीं देता है, यानी कि लीगल नोटिस की उसकी बिना सुनवाई ना करे, तो कोर्ट उस एसएलपी पर एक्स पार्टी फैसला सुना सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि दूसरी पार्टी को सुनना ज़रूरी है तो वो नोटिस भेजकर उसे बुला सकती है। यहाँ ये भी ध्यान रहे कि अगर एक्स पार्टी फैसला आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन रेस्पोंडेंट को देना ज़रूरी है। अब हम रूल 11 एडमिशन इक्वल अपील। इसमें कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी स्पेशल लीव पिटिशन को एक्सेप्ट करता है तो वो एसएलपी एक अपील बन जाती है और उसे नए नंबर के साथ रजिस्टर किया जाता है। फिर इस अपील पर ऑर्डर 19 के रूल्स लागू होते हैं। रूल 13 स्पेशल रजिस्टर। इसमें कहा गया है कि जब कोर्ट स्पेशल लीव पिटिशन ग्रांट करता है और उसे लगता है कि केस जल्दी खत्म हो सकता है, जैसे कि 1 या 2 घंटे के अंदर, तो कोर्ट उस केस को स्पेशल रजिस्टर में डाल देती है ताकि जल्दी सुनवाई हो सके। रूल 14 हियरिंग ऑब्जेक्शंस। इसमें जो व्यक्ति केवियट फाइल करता है वो पर्सन एसएलपी पर आए किसी भी ऑर्डर पर
सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद 30 दिनों के अंतर्गत या हियरिंग की डेट के मिनिमम 2 सप्ताह पहले, इन दोनों में से जो भी पहले हो उस समय तक कोई भी वैलिड ऑब्जेक्शन हो तो रेज कर सकता है। साथ ही यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि उस ऑब्जेक्शन को एक एफिडेविट के साथ फाइल करना जरूरी है। इस प्रोविजन में यह भी बताया गया है कि अगर रेस्पोंडेंट को लगता है कि पिटिशनर ने जो लिस्ट ऑफ डेट्स और फैक्ट्स दिए हैं वो गलत या अधूरे हैं, तो रेस्पोंडेंट अपनी तरफ से एक और डिटेल्ड लिस्ट दे सकता है जिसमें सही फैक्ट्स और डेट्स लिखे हो। अब आखिरी रूल 15 रूल्स ऑल्सो फॉर आर्म्ड फोर्सेज, जिसमें बताया गया है कि आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 के सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है, सभी रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट के साथ। इसके बाद आप ये मेंशन कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के ऑर्डर 22 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में किस तरीके से स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की जाती है वो भी बताया गया है। इसके बाद आप ये मेंशन कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के ऑर्डर 22 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में किस तरीके से स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की जाती है वो बताया गया है। इसमें टोटल 12 रूल्स है। इसको हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली समझेंगे, जो हमने सिविल प्रोसीजर में समझा उसी से कंपैरेटिवली हम इसे समझेंगे। इनके रूल 1 में सिमिलर टाइमलाइन बताई गई है जो कि सिविल प्रोसीजर में बताई गई थी। रूल 2 इसमें जितना सिविल प्रोसीजर में था वो तो आएगा ही, साथ ही ये भी बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री द्वारा कोई भी पिटीशन एंटरटेन नहीं होगी जब तक ये डिस्क्लोज ना किया जाए कि क्या पहले पिटिशनर ने इस ऑर्डर या जजमेंट के खिलाफ कोई एसएलपी फाइल की थी या नहीं। अगर की गई थी तो उसका क्या रिजल्ट निकला। यहाँ ध्यान रखना कि इस बात को एक एफिडेविट द्वारा कंफर्म भी किया जाना जरूरी है। इसके रूल 3 में तो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया है जो कि पिटिशन फाइल करते समय अटैच होने चाहिए, एक लोअर कोर्ट के जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी और दूसरा उसे सपोर्ट करते हुए एफिडेविट। रूल 4 थोड़ा सा सिविल प्रोसीजर के रूल 5 के सिमिलर है, यानी कि दोनों एक ही पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि जो भी आप पिटिशन में डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं वो सर्टिफाइड होना चाहिए, लेकिन अगर वो अनसर्टिफाइड है तो ट्रू कॉपीज है, इसको प्रूव करने के लिए आपको एफिडेविट देना होगा। रूल 5 अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इस एसएलपी के थ्रू चैलेंज कर रहे हो तो इस पिटिशन को फाइल करते समय ये जरूरी है कि अगर पिटिशनर को जेल की सजा सुनाई गई है लेकिन वो बेल पर है तो इस पिटिशन को फाइल करने से पहले उसे सरेंडर किया जाए, जिसका प्रूफ भी कोर्ट को दिखाना होगा। सिर्फ वकालतनामा में जेल स्टाफ द्वारा साइन करवाना इनफ नहीं होगा। अगर पिटिशनर सरेंडर नहीं करता तो उसे सरेंडर का एग्जम्पशन मांगना होगा, इसके बारे में पहले ही कोर्ट फैसला करेगी। रूल 6 इसमें रेस्पोंडेंट के ऑब्जेक्शंस और उनका टाइम फ्रेम सिविल प्रोसीजर के रूल 14 जैसा ही है। रूल 7 अगर पिटिशनर जेल में है और किसी भी एडवोकेट द्वारा प्रेजेंटेड नहीं है तो वो एसएलपी जेल ऑफिसर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास फॉरवर्ड करवा सकता है, जिसके कॉन्सिक्वेंस में रजिस्ट्रार रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स का पूछेंगे और स्टेट के कोर्स पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एडवोकेट असाइन करेंगे, जिसकी फीस 3 महीने के अंतर्गत स्टेट देगा, वरना फिर एडवोकेट अपना पेमेंट सुप्रीम कोर्ट डिक्री इन्फोर्समेंट ऑर्डर 1954 के तहत इन्फोर्स करवाएगा। रूल 8 जैसे सिविल प्रोसीजर के रूल 11 में होता है, यहाँ भी एसएलपी एडमिट होने पर अपील बन जाती है। रूल 9 फास्ट ट्रैक केसेस के लिए प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर के रूल 13 जैसा है। रूल 10 इसमें बताया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटिशन ग्रांट करता है तो रजिस्ट्री का काम होता है कि वो एसएलपी को ग्रांट करने का ऑर्डर, पिटिशन की कॉपी और एफिडेविट उस लोअर कोर्ट में भेजे जहां से ये केस आया था। रूल 11 डॉक्यूमेंट मिलने के बाद लोअर कोर्ट पार्टीज को इन्फॉर्म करेगी कि वो रिकॉर्ड ऑफ द केस सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए जरूरी कदम उठाए। साथ ही लोअर कोर्ट का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगा कि रेस्पोंडेंट को नोटिस मिल चुका है। आखिरी है रूल 12 इसमें बताया गया है कि ऑर्डर 22 को आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 के सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 के तहत जो अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है उन पर लागू किया जाएगा, लेकिन उसमें जरूरत के अनुसार थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट रूल्स में पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट प्रोसीजर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स है। इसके आंसर के लिए हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 बताएंगे, जिसमें कहा गया है कि जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटिशन फाइल की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए पर्सन या गवर्नमेंट के खिलाफ अप्रोप्रिएट रिट्स इशू करेगी। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऑर्डर 38 को बताएंगे, जिसमें पिटिशन फाइल करने का प्रोसीजर बताया गया है। इसमें टोटल 12 रूल्स है, जिनमें रूल 1 और 2 सभी रिट्स पर एप्लीकेबल है।
रूल 3 to 6 हाबियस कॉर्पस पर, रूल 7 to 11 अदर रीट्स पर और रूल 12 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर। रूल 1 फॉर्मेट एंड बेंच के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि रिट पिटिशंस राइटिंग में फाइल की जाती है। इन्हें आमतौर पर 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनती है, लेकिन अगर मामला सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का नहीं है तो इसे सिंगल जज या स्मॉलर बेंच पे डिसाइड कर सकती है। इससे जुड़े इंटरलोक्यूटरी और मिसकेलिनियस एप्लीकेशन को भी सिंगल जज डिसाइड कर सकता है, इवन इफ दे इन्वॉल्व लीगल क्वेश्चन। रूल 2 कोर्ट फीस। आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई रिट पिटिशंस में कोई कोर्ट फी पेएबल नहीं होती। अब रूल 3 to 6 बताएंगे जो कि रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस पर एप्लीकेबल है। इसमें रूल 3 कहता है पिटिशन डिटेन पर्सन या उनके बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति एफिडेविट के साथ फाइल कर सकता है। अगर पहले वही रिलीफ कहीं मांगा गया हो तो इसका जिक्र करना जरूरी है। रूल 4 अगर कोर्ट को पिटिशन ग्रांट करने का प्राइमा फेसी रीजन मिलता है तो कोर्ट रूल नीसी जारी करती है, जिसमें रेस्पोंडेंट से पूछा जाता है कि रिट ग्रांट क्यों न की जाए। रूल 5 इसमें कहा गया है कि जिस दिन अपोजिंग पार्टी को रूल नीसी के नोटिस को रेस्पॉन्ड करना है, अगर वो रेस्पॉन्स में प्रॉपर रीज़न नहीं देते या जो रीज़न देते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होता तो कोर्ट रॉन्गली डिटेन्ड पर्सन को एक्विट कर देगी, और अगर वैलिड रीज़न दे दिया जाता है तो डिटेंशन कंटिन्यू होगा। रूल 6 कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन पर ऐसे मामलों में तय करती है कि सूट का खर्च कौन उठाएगा। अब रूल 7 to 11 जो कि हेबियस कॉर्पस के अलावा जो अदर रीट्स है उन पर एप्लीकेबल होता है। इसमें रूल 7 कहता है कि अदर रीट्स को इशू करने के लिए पिटिशनर नेम और डिस्क्रिप्शन, फंडामेंटल राइट के वोलेशन का नेचर और कौन सा रिलीफ किस ग्राउंड पर मांगा जा रहा है ये बताना ज़रूरी है। साथ ही पिटिशन और एफिडेविट की 3 कॉपियाँ रजिस्ट्री में सबमिट करना ज़रूरी है, और अगर पिटिशनर ने पहले सेम रिलीफ हाईकोर्ट से मांगा है तो उसका रिजल्ट क्या निकला ये भी पिटिशन में बताना होगा। रूल 8 जब भी कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 में ये सभी पिटिशन फाइल की जाती है तो सबसे पहले कोर्ट एग्जामिन करती है कि केस वैलिड है या नहीं। अगर केस वैलिड नहीं होता तो पिटिशन डिसमिस हो जाती है, और अगर केस वैलिड होता है तो अपोजिट पार्टी को रूल नीसी इशू किया जाता है। रूल 9 नोटिस इशू होने के 30 डेज या अगली हियरिंग के 2 सप्ताह पहले रेस्पोंडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर उन्हें पिटिशन से कोई ऑब्जेक्शन हो तो रेज कर सके। रूल 10 जब कोर्ट रूल नीसी ऑर्डर इशू करती है तो अगर कोर्ट को ये जस्टिफिएबल लगे तो वो पिटिशनर को सर्टेन टर्म्स कंडीशंस इम्पोज करते हुए एड इंटरिम रिलीफ दे सकती है। रूल 11 रूल नीसी की कॉपी एफिडेविट के साथ कम से कम 21 डेज पहले रेस्पोंडेंट को देनी होती है। इसमें यह भी बताया गया है कि ये रूल नीसी का नोटिस उन सभी व्यक्तियों के पास में भी भेजा जाता है जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड हो। रूल नीसी पर रेस्पोंडेंट के रिप्लाई की डेट से 4 डेज पहले रजिस्ट्री में एफिडेविट जमा करना ज़रूरी है, और अगर पिटिशनर इस पर जवाब देना चाहे तो उसे 2 डेज के अंदर देना होगा। इसके बाद प्लीडिंग फाइल करने के 4 वीक्स पहले पिटिशनर रिट ब्रीफ जमा करते हैं, जिसमें पिटिशन की शॉर्ट समरी, मेन फैक्ट्स, लीगल पॉइंट्स इत्यादि को पिटिशन में शामिल करना ज़रूरी है। फिर रेस्पोंडेंट पिटिशन के ब्रीफ के 4 वीक्स के अंदर अपना रिटर्न ब्रीफ जमा करेंगे, जिसका रिप्लाई पिटिशनर 1 सप्ताह के अंदर देंगे। इस रूल में यह भी बताया गया है कि कोई भी एफिडेविट या ब्रीफ तभी रजिस्ट्री एक्सेप्ट करेगी जब उसकी कॉपी सामने वाली पार्टी को दी गई हो। कम से कम 7 कॉपीज कोर्ट में जमा करनी होती है, और अगर इनमें कोई भी पॉइंट इरेलेवेंट या फिर मजाकिया लगे तो कोर्ट उस पर जुर्माना लगा सकती है। रूल नीसी की सुनवाई के समय सिर्फ वही बातें प्रेजेंट की जाएगी जो कि रिटर्न ब्रीफ में बताई गई है। आखिर में इसमें यह भी बताया गया है कि रूल नीसी की सुनवाई के समय अगर कोर्ट को लगे कि पार्टीज को अपने रेस्पेक्टिव केस को एस्टेब्लिश करने के लिए फर्दर एविडेंस देने की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए तो कोर्ट ऐसा कर सकता है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी पार्टी कोर्ट में तभी सुनी जाएगी जब उसने अपने रिटर्न ब्रीफ को समय पर जमा किया हो। अब हम इस ऑर्डर का रूल 12 देखते हैं जो कि PIL की बात करता है। PIL में कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है जिसका पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो। इसका प्राइमरली यूज़ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए ही किया जाता है। रूल 12 के पॉइंट 1 में बताया गया है कि PIL 4 तरीके से फाइल की जा सकती है। पहला, चीफ जस्टिस या कोई भी जज द्वारा सुओ मोटो एक्शन लेकर। दूसरा, जज किसी लेटर को PIL कंसिडर कर सकते हैं अगर उन्हें उसमें पब्लिक इंटरेस्ट का इम्पोर्टेंट इशू लगे। तीसरा, कोर्ट नॉर्मल पिटिशन को भी PIL में कन्वर्ट कर सकती है
अगर मैटर पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रहा हो। फोर्थ, कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली PIL फाइल कर सकता है। इसके सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि PIL फाइल करने के लिए पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ID प्रूफ, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, पैन नंबर और आधार कार्ड देना होता है। साथ ही पिटीशन में सभी रेलेवेंट फैक्ट्स को क्लियरली बताना होगा। साथ ही एक एफिडेविट फाइल करना होगा, ये कहते हुए कि इस लिटिगेशन के पीछे आपका कोई बैड इंटेंशन या पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। इसके सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर कोर्ट को लगे कि आपकी PIL फेक है या आपने सिर्फ इसे पब्लिसिटी गेन करने के लिए फाइल किया है या बैड इंटेंशन के साथ, तो कोर्ट इसे डिसमिस करते हुए आप पर फाइन इम्पोज कर सकती है। इसी के साथ हमारा ये दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर फॉर गेटिंग द प्रोसीडिंग ट्रांसफर्ड। इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 139A को बताएंगे। इसके सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि जब कोई सिमिलर या लगभग सिमिलर केस सुप्रीम कोर्ट और एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, तो जनरल पब्लिक के लिए सिग्निफिकेंट लीगल इंपॉर्टेंस का पॉइंट होने पर कोर्ट खुद से इंटरफेयर कर सकती है, या फिर अटॉर्नी जनरल या किसी पार्टी द्वारा कोर्ट के नोटिस में लाए जाने पर कोर्ट मैटर को हाई कोर्ट से विड्रॉ करके मेन लीगल इश्यूज को डिसाइड कर सकती है, और उस पॉइंट को डिसाइड करने के बाद केस को वापस हाई कोर्ट के पास मैटर में अदर पॉइंट्स को डिसाइड करने के लिए भेज सकती है। इसके सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ जस्टिस के लिए किसी भी केस, अपील या लीगल प्रोसीडिंग्स को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। इसके बाद हम CPC के सेक्शन 25 को बताएंगे। ये सेक्शन सुप्रीम कोर्ट को एक हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की पावर देता है। अगर केस में इन्वॉल्व कोई भी पार्टी एप्लीकेशन कोर्ट को देती है और सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि सेक ऑफ जस्टिस के लिए ट्रांसफर करना जरूरी है, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पर ट्रांसफर का ऑर्डर दे सकती है। इसके सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जो भी एप्लीकेशन इस सेक्शन के अंतर्गत सबमिट की जाती है वो एफिडेविट के साथ एक मोशन में सबमिट की जाती है, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड लीगल डॉक्यूमेंट में। सबसेक्शन 3, जैसे ही इस सेक्शन के अंतर्गत केस ट्रांसफर हो जाता है तो न्यू कोर्ट केस को वहीं से कंटिन्यू करेगा जहां से प्रीवियस कोर्ट ने छोड़ा था, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट रीट्राई करने की स्पेशल डायरेक्शन नहीं देती। इसके बाद हम आर्टिकल 139 सबसेक्शन 2 या फिर CPC के सेक्शन 25 के अंतर्गत केस को ट्रांसफर करने के लिए फाइल की जा रही एप्लीकेशन का प्रोसीजर बताएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के ऑर्डर 41 में दिया गया है। इसके रूल 1 में बताया गया है कि जब भी पार्टी इस आर्टिकल और सेक्शन के अंतर्गत पिटीशन फाइल करे तो वो रिटर्न में होना चाहिए, और इस पिटीशन में क्लियरली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, केस के डिटेल्स, उस हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट का नाम जहां केस पेंडिंग है और वहां से ट्रांसफर करवाने के रिक्वेस्ट के पीछे का रीजन बताना जरूरी है, और इस पिटीशन को एफिडेविट के साथ फाइल करना है जो कि फैक्ट्स के सही होने का प्रूफ दे। रूल 2, जैसे ही पिटीशन सबमिट होगी, प्रीलिमिनरी हियरिंग में अगर कोर्ट को लगता है कि केस में ट्रांसफर करने की प्राइमा फेसी क्वालिटी नहीं है, तो कोर्ट पिटीशन को डिसमिस कर सकती है। हालांकि अगर उन्हें लगे कि केस में प्राइमा फेसी क्वालिटी है, तो कोर्ट अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू करेगी, ये पूछते हुए कि क्यों ये केस ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इस नोटिस की कॉपी कंसर्न हाई कोर्ट में भी भेजी जाएगी। रूल 3, ये नोटिस फाइनल हियरिंग की डेट से 4 सप्ताह पहले भेजा जाएगा। अगर किसी भी पार्टी को ट्रांसफर से ऑब्जेक्शन हो तो उन्हें फाइनल हियरिंग से 1 सप्ताह पहले एफिडेविट फाइल करना जरूरी है। अगर सेकंड पार्टी को उस एफिडेविट का रिप्लाई देना हो तो उन्हें हियरिंग के 2 दिन पहले देना होगा, और इन एफिडेविट्स की कॉपी अदर पार्टीज को भेजना जरूरी है, क्योंकि यह एफिडेविट तब तक एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जब तक कि उनमें अदर पार्टी का साइन ना हो, जो कि प्रूव दे कि उनके पास एफिडेविट की कॉपीज रिसीव हो चुकी है। रूल 4, इन सभी स्टेप्स के बाद में पिटीशन फाइनल हियरिंग के लिए लिस्ट होगी। रूल 5, जहां पर ये ऑर्डर अनक्लियर है वहां पर स्पेशली ऑर्डर 51 में दिए गए जनरल रूल्स एप्लीकेबल होंगे, जब तक कि कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट न कहा गया हो। इसी के साथ माइनर लॉ कंप्लीट होता है। हमने इसमें सभी पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमें उम्मीद है कि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में अगर एग्जामिनर अलग तरीके से पेपर बना ले और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाए तो, वरना लगभग हमने इसमें सब कुछ कवर कर लिया है और जो भी इंपॉर्टेंस थे वो सब कुछ आपको बता दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।